हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अपना चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी का, क्लास 10th का चैप्टर 8, जिसमें कल हमने पढ़ा था राजस्थान की महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं, जिसमें पहली पढ़ी थी हमने चंबल घाटी परियोजना और दूसरी पढ़ी थी हमने माही बजाज सागर परियोजना। इसमें तीसरी परियोजना आती है आज, और वो आती है बीसलपुर परियोजना। ये बीसलपुर परियोजना 1997-98 की परियोजना है। इसका उद्देश्य सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति का मकसद था कि हमें उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करानी है जहां कम सिंचाई होती है और लोगों को पीने के लिए क्या मिल सके, जल मिल सके। तो आज हम बीसलपुर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। यह योजना 1997-98 की है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आज पढ़ेंगे अपन बीसलपुर जल परियोजना। टोंक जिले में टोडा रायसिंह नामक एक कस्बा है और उस कस्बे के पास बीसलपुर नामक एक स्थान है। उस बीसलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर यह बीसलपुर बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? बनास नदी पर बनाया गया है। और इस बनास नदी पर कितना लंबा बांध बनाया गया है? 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर ऊंचा है। 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर क्या है, ऊंचा बांध बनाया गया है। कहाँ पर? टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के बीसलपुर नामक स्थान पर। तो देखिए, बीसलपुर परियोजना, ये परियोजना 1997-98 की परियोजना है। किसके लिए परियोजना बनाई गई? सिंचाई व पेयजल के लिए। सिंचाई और पेयजल के लिए इस योजना को बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया? ये बनास नदी पर। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के बीसलपुर नामक स्थान पर। बीसलपुर नामक स्थान पर यह परियोजना स्थापित की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। इस बीसलपुर जो बांध है, इस बांध की लंबाई मैंने आपको कितनी बताई थी? 574 मीटर। कितनी बताई थी? 574 मीटर लंबा है ये बांध। और 39.5 मीटर क्या है? चौड़ा है। 39.5 मीटर चौड़ा है। तो ध्यान रखना, कौन सी नदी पर बनाई गई है, स्थापित किया गया है इस परियोजना को? बनास नदी पर। कहां पर बनाया गया है ये पुल, ये बांध कहां पर बनाया गया है? ये बनाया गया है टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के बीसलपुर नामक स्थान पर। बीसलपुर नामक स्थान पर होने के कारण इस बांध का नाम रख दिया बीसलपुर बांध। इससे क्या हुआ? इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सवाई माधोपुर जो जिला है, उस सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई के लिए पानी मिला, क्योंकि इस बीसलपुर जो बांध है, इससे दो नहरें निकाली गई, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। दाईं और बाईं ओर दो नहरें निकाली गई। इससे क्या हुआ? जो सवाई माधोपुर जिला है अपना, उस सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध हुआ? पानी उपलब्ध हुआ। जयपुर जिले को, जयपुर जो शहर है, उस जयपुर शहर को क्या मिला? पेयजल के लिए पानी मिला। पीने के लिए क्या मिला? पानी मिला। टोंक जिला है, टोंक को भी मिला। केकड़ी है, अजमेर है, आदि क्षेत्रों को भी सिंचाई और पीने के लिए क्या उपलब्ध हुआ? जल उपलब्ध हुआ। किस परियोजना से? बीसलपुर जल परियोजना। ये 1997-98 की परियोजना है। इसका उद्देश्य था सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति करना। किस नदी पर बनाया गया है ये? ये बनाया गया है बनास नदी पर।
टोंक जिले के टोड़ा रायसिंह एक कस्बा है, उस कस्बे के पास एक बीसलपुर नामक स्थान है, वहाँ पर इस बांध को बनाया गया है। इस बांध की लंबाई है 574 मीटर और इस बांध की ऊंचाई है 39.5 मीटर। इस बांध में दो नहरें निकाली गई हैं, एक दाई नहर दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, जिससे क्या हुआ, सवाईमाधोपुर जिले को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ। जयपुर शहर है, जयपुर शहर को पेयजल के लिए पेयजल उपलब्ध हुआ और इसके अलावा अजमेर है, कैकड़ी है, ब्यावर है आदि क्षेत्रों को भी सिंचाई और पेयजल की क्या हुई, आपूर्ति हुई। ब्यावर है, अजमेर है, केकड़ी है आदि जगहों पर भी सिंचाई और पेयजल की क्या हुई, आपूर्ति हुई। इसमें टोंक जिले के 256 गांवों में, टोंक जिले के जो टोंक जिला है, इस टोंक जिले के 256 गांवों में, कितने गांवों में, 256 गांवों में, टोंक जिले के 256 गांवों में पेयजल क्या कराया गया, उपलब्ध कराया गया, सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया गया। टोंक जिले में 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल क्या कराया गया, उपलब्ध कराया गया। ये है अपनी बीसलपुर परियोजना। इसमें आपको इतना सा याद रखना है, बीसलपुर परियोजना की स्थापना क्यों हुई थी, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए 1997-98 की ये योजना है। इसमें किस नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है, बनास नदी पर। कहाँ पर बनाया गया है बनास नदी पर, टोंक जिले के टोड़ा रायसिंह कस्बे के पास बीसलपुर नामक स्थान पर ये बनाया गया है। इसके अलावा इस बांध की जो लंबाई है वो 574 मीटर है और इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 39.5 मीटर। इससे क्या हुआ, दो नहरें निकाली गई, जिससे सवाईमाधोपुर है, अजमेर है, जयपुर शहर है, ब्यावर है, कैकड़ी है, टोंक जिले के काफ़ी गांव हैं, उनको सिंचाई और पेयजल उपलब्ध हुआ है। तो ये थी अपनी बीसलपुर जल परियोजना। इसके अलावा और राजस्थान की कई अन्य परियोजना हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान की और अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थान की अन्य परियोजना में पहली आती है राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ बनाई गई है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक हरी का बांध बनाया गया है, हरी का बैराज बनाया गया है, वहां से ये क्या निकाली गई है? नहर निकाली गई है। तो पहली पढ़ेंगे अपन राजस्थान नहर, या फिर इसको कह सकते हैं इंदिरा राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। तो ध्यान रखना कहां पर बनाई गई है ये? सतलज और व्यास नदी के संगम के हरी के बैराज से यह नहर निकाली गई है। सतलज और व्यास नदी में हरी का एक बैराज बना हुआ है, हरी का बांध बना हुआ है, वहां से इस नहर को निकाला गया है, जिससे क्या हुआ है? यह नहर भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। इस नहर को एशिया की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। पूछ सकता है एशिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नहर है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। इस नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर लंबी नहर बनाई गई है, जिसमें 169 किलोमीटर हिस्सा पंजाब में आता है और 14 किलोमीटर क्षेत्र पंजाब में और 14 किलोमीटर क्षेत्र किस में आता है? हरियाणा में आता है। और बचा कितना? 169 और 14 को जोड़ो 183 हो गए। 649 में से 183 को यदि अपन ने घटाया 466 किलोमीटर, लगभग 466 किलोमीटर इसका भाग कहां पर है? राजस्थान में है। 466 किलोमीटर भाग राजस्थान में है, क्योंकि इस नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, जिसमें 169 किलोमीटर भाग कहां पर है? पंजाब में, और 14 किलोमीटर भाग कहां पर है? हरियाणा में, और शेष भाग कहां पर है इसका? राजस्थान में। इसके बाद
राजस्थान के 9 जिले, 9 जिलों को इससे लाभ हुआ है। राजस्थान के 9 जिले, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, इन जिलों को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। 9 जिले, 29 कस्बे में 3461 गांवों को इससे क्या हुआ है बेटा, लाभ हुआ है। कितने जिलों को लाभ हुआ है? 9 जिलों को लाभ हुआ है, 29 कस्बों को लाभ हुआ है और 3461 जो गांव हैं उनको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इससे क्या हुआ, वहां पर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो गया और पेयजल के लिए भी, पीने के लिए भी जल क्या हो गया, उपलब्ध हो गया। इस नहर का काम 2 चरणों में पूरा हुआ था, आपको बता देता हूं। 2 चरणों में इसका काम पूरा हुआ, जो क्रम से राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर है। 2 चरणों में इसका काम कितने चरणों में पूरा हुआ? 2 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ? 2 चरणों में इसका काम पूरा हुआ था। 2 चरण कौन कौन से थे? एक तो राजस्थान फीडर था और एक मुख्य नहर। राजस्थान फीडर और मुख्य नहर, इस तरह 2 चरणों में इसका काम था। राजस्थान फीडर जो आरंभिक काल में, जो आरंभिक स्थल से मसीतावली तक मुख्य नहर के नाम से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक का भाग था। इसके अलावा इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल को क्या हुआ था, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ, जिससे वो क्षेत्र क्या कर गए, विकास कर गए। सिंचाई के लिए थार के मरुस्थल को सिंचाई के लिए क्या मिला, जल मिला, जिससे ये क्षेत्र क्या हो गए, विकसित हो गए। तो ये है अपनी राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। ये एशिया की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। इस नहर की लंबाई है 649 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में इसकी लंबाई है 466 किलोमीटर। कहाँ बनाए गए ये नहर कहाँ से निकाली गई है? सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरी के बैराज से इस नहर को निकाला गया है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर जो हरी का बैराज बना हुआ है, वहां से इस नहर को निकाला गया है। इसका 169 किलोमीटर क्षेत्र पंजाब में आता है, 14 किलोमीटर क्षेत्र हरियाणा में आता है। इसके अलावा इससे कितने जिले प्रभावित हुए? राजस्थान के 9 जिले, 29 कस्बे और 3461 गांवों को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। इसका काम 2 चरणों में पूरा हुआ, एक राजस्थान फीडर और एक मुख्य नहर के नाम से। इसमें क्या हुआ, इस नहर से क्या हुआ, जो थार के मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होने लग गया, जिससे ये क्षेत्र क्या हो गए, विकसित हो गए। तो मैंने आपको बताया था गंगानगर, हनुमानगढ़ जो कभी थार का रेगिस्तान माना जाता था, आज वहाँ इस नहर की वजह से चमन हो चुका है। वहाँ अधिकांश लोग मुद्रादायिनी फसल उपलब्ध कराते हैं, मुद्रादायिनी फसल उगाते हैं, ताकि उनको अच्छे से अच्छा क्या हो सके, लाभ हो सके। तो ये था अपना इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर के बारे में। इसके अलावा इस नहर में क्या बनाई गई है, छोटी छोटी नहर निकाली गई हैं, लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, और उनसे क्या हुआ, कस्बों को पेयजल की पूर्ति कराई जा रही है। छोटी छोटी नहरें निकाल दी, लिफ्ट नहरें निकाल दी, जिनसे कस्बों में क्या होता है, पेयजल की आपूर्ति होती रहती है। तो ध्यान रखना कितनी लिफ्ट नहरें इसमें लिफ्ट नहरों की संख्या है, ये क्वेश्चन याद रखना। इसमें लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है बेटा, 7 है। तो लिफ्ट नहरों की संख्या इसमें कितनी है, 7 है, ध्यान रखना। इससे क्या हुआ लिफ्ट नहरों से, कि जो आसपास के कस्बे हैं उसमें पेयजल की क्या होती है, आपूर्ति होती है। तो ये है अपनी इंदिरा गांधी नहर। आपसे पूछ सकता है इंदिरा गांधी नहर से या राजस्थान नहर से, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर से कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं? तो अपन को लिखना है कितनी, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। आपको बता देता हूँ, इस पार्ट में से छोटा क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको छोटे क्वेश्चन सारे याद रखने हैं। बताओ राजस्थान नहर कहाँ से निकाली गई है? हमें बोलना है सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरी के बैराज से ये नहर निकाली गई है। एशिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नहर है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। इसके अलावा इस नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, जिसमें 169 किलोमीटर लंबा क्षेत्र कहाँ आता है, पंजाब में, और 14 किलोमीटर क्षेत्र आता है हरियाणा में। बाकी 466 किलोमीटर क्षेत्र क्या हुआ, राजस्थान में आता है।
इससे क्या हुआ? इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के 9 जिले जो थार के मरुस्थल माने जाते थे कभी, वहां पर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होने लग गई। आज ये जो है परियोजना राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना मानी जाती है। इनसे 9 जिलों को इतना लाभ हुआ कि वो क्षेत्र पूरी तरह क्या हो चुके हैं? विकसित हो चुके हैं। फिर इस नहर से छोटी छोटी नहरें निकाली गई ताकि कस्बों को पेयजल की आपूर्ति करा सके। तो राजस्थान में नहर में कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7। ध्यान रखना, राजस्थान में कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें मानी जाती है। इसके बाद आती है आपकी अगली परियोजना। तो अगली परियोजना क्या आती है अपनी? ध्यान से देखना, अगली परियोजना आती है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना क्या होती है? ये जाखम नदी पर है। जाखम नदी पर कहाँ है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्र इससे क्या हुए? विकसित हुए हैं। कौन कौन से क्षेत्र विकसित हुए हैं? चित्तौड़गढ़, इससे चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है और उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु, इन क्षेत्रों के विकास हेतु, ताकि उन्हें सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध हो सके? जल उपलब्ध हो, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके। तो जाखम परियोजना में आपको इतनी सी लाइन याद रखनी है कि जाखम परियोजना पर, जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को, कैसे क्षेत्रों को? आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु इस परियोजना को स्थापित किया गया ताकि वहां के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध हो सके? जल उपलब्ध हो सके। इसमें 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप में नहर प्रणाली का विकास किया गया है। 13 किलोमीटर दूर, कहां पर? नागरिया गांव में। कौन से गांव में बेटा? नागरिया गांव में एक पिकअप नहर निकाली गई है जिससे वहां के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध हो रहा है? जल उपलब्ध हो रहा है। तो ये है जाखम परियोजना। पूछ सकता है जाखम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जाखम परियोजना का मुख्य उद्देश्य था उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के उन आदिवासी क्षेत्रों को विकसित करना था जहां सिंचाई के लिए जल आसानी से उपलब्ध हो सके। कहां पर? इस जाखम से 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में एक पिकअप नहर निकाली गई थी जिससे क्या हुआ था? इन क्षेत्रों को सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होने लग गई। इसके बाद आती है आपकी जाखम परियोजना के बाद, ये छोटी छोटी परियोजनाएं बेटा। जाखम परियोजना के बाद आती है सोम अंबा कमला परियोजना। अब सोम अंबा कमला परियोजना क्या है बेटा? सोम अंबा कमला परियोजना सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु, कौन से क्षेत्र को? बांगड़ क्षेत्र को। और बांगड़ क्षेत्र में क्या आता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये बांगड़ क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई गई। कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। सोम नदी पर इस परियोजना सोम नदी पर इस परियोजना को स्थापित किया गया जिससे जो बांगड़ क्षेत्र है, बांगड़ क्षेत्र में क्या आ गए बेटा? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों को क्या मिल सके? सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके। इसलिए इनमें जाखम सोम अंबा कमला परियोजना लागू की गई। तो इसमें ज़्यादा आपको क्वेश्चन पुट ऑफ नहीं करना, आपसे सिर्फ क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकता है सोम अंबा कमला परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? सोम नदी पर। इससे किस क्षेत्रों को लाभ मिला? बांगड़ क्षेत्रों को लाभ मिला। बांगड़ क्षेत्रों को लाभ कैसे मिला? उनको सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होने लग गई। बांगड़ क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आ गए? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, ये सब कैसे क्षेत्र हैं? बांगड़ क्षेत्र हैं। तो ध्यान रखना, वहाँ के जो गाँव हैं, तहसील है इन क्षेत्रों की, वहाँ पर सिंचाई के लिए जल की क्या होने लगी? आपूर्ति होने लग गई। तो ये ध्यान रखना, सोम अंबा कमला परियोजना। क्या क्वेश्चन पुट ऑफ करेगा? सोम अंबा कमला परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई? सोम नदी पर। इससे किस क्षेत्र को लाभ हुआ?
बांगड़ क्षेत्र को, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों की जो तहसील है, गांव हैं, उनको सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध हो गया? जल उपलब्ध हो गया। इसके बाद आती है आपका मेजा बांध। कौन सा बांध आता है बेटा? मेजा बांध। इस मेजा बांध को बनाया गया है भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील का में एक गांव है, उस गांव का नाम है मेजा गांव। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में इस बांध को बनाया गया है, इसलिए इस बांध का नाम क्या रख दिया? मेजा बांध रख दिया। कौन सी नदी पर बनाया गया है इसको? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर बनाया गया है ताकि इसके आसपास के गांवों को सिंचाई के लिए क्या उपलब्ध हो सके बेटा? जल। भाई आपको एक लाइन, ये तो जितनी भी परियोजनाएं, चाहे वो भारत सरकार की परियोजना है, चाहे वो राजस्थान सरकार की परियोजना है, इनका मकसद होता है गांवों में, कस्बों में, तहसीलों में, जिलों में सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति कराना और पेयजल के लिए जल की आपूर्ति कराना। इसलिए ये नई नई परियोजनाएं क्या होती रहती हैं? चलती रहती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? मेजा बांध बना हुआ है बेटा कोठारी नदी पर। कहां पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। कहां बना हुआ है? भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में। वहां पर ये मेजा बांध बनाया गया है, इससे वहां के क्षेत्रों को सिंचाई के लिए क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। यह है अपना मेजा बांध। इसके बाद आती है सिद्ध। कौन सी परियोजना बेटा? सिद्धमुख परियोजना होती है। ये रावी व्यास के अतिरिक्त, जो रावी नदी है, व्यास नदी है, इसके अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नोहर, भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लक्ष्य से बनाई गई। रावी और व्यास के अतिरिक्त, रावी व व्यास के अतिरिक्त कहां पर? गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिला है। गंगानगर जो हनुमानगढ़ जिला है उसके नाहर, भादरा, गंगानगर व हनुमानगढ़ के नाहर भादरा स्थान पर, जिले के नाहर भादरा नामक कस्बे में, तहसीलों में। इसके अलावा चूरू जिले की तारानगर, चूरू जिले का कौन सा है? तारानगर, तथा राजगढ़ तहसील। चूरू जिले में एक और आती है राजगढ़ तहसील आदि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है। ये आपको बता देता हूँ, ये सब परियोजना जो होती है ये उन नदियों पर बनती है जहाँ पर मानसून काल में ये नदियों में पानी बहता है। तो मानसून काल के बाद क्या आता है? इन नदियों का पानी बह जाता है और बहने पर उसके बाद यहाँ अकाल और सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए क्या हुआ था? मानसून काल में क्या होता है? जब इन नदियों में पानी आता है तो वो पानी सारा बांधों में क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है। और एकत्रित होने के बाद इन बांधों से क्या निकाली जाती है? नहरें निकाली जाती है। और उन बांधों से नहरें निकालकर उन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तो यह है अपनी सिद्धमुख परियोजना। तो ध्यान रखना, गंगानगर, हनुमानगढ़ के नाहर भादरा, चूरू जिले के तारानगर और राजगढ़ तहसीलों के जो आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना है। इसके बाद आती है नर्मदा परियोजना। ये नर्मदा जो परियोजना है, ये नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर बांध के, जो सरदार सरोवर बांध कहाँ है? गुजरात में, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध के जल को बाड़मेर और जालौर जिले की पेयजल की आपूर्ति के लिए एक नहर निकाली गई है। सरदार सरोवर बांध जो सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है, कहाँ पर है ये बांध? गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकालने की बातें चल रही हैं कि इससे एक नहर निकाली जाए जिससे क्या होगा? बाड़मेर और जालौर जिलों में, राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिले में
बाड़मेर और जालौर जिले में जल की क्या होगी बेटा, आपूर्ति के लिए इस नहर को निकाला गया है। नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, तो वहाँ से ये कर रहे हैं कि यहाँ से एक नहर निकाली जाए, इसलिए इसका नाम नर्मदा परियोजना रखा गया है, क्योंकि नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध बना हुआ है गुजरात के अंदर। जिससे क्या होगा, बाड़मेर और जालौर जिले में पेयजल की क्या होगी, आपूर्ति होगी। जो है पीने के पानी की समस्या है, इसकी क्या हो जाएगी, आपूर्ति हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका जवाई बांध परियोजना। ये जवाई बांध परियोजना क्या है, ये पश्चिमी राजस्थान की लूनी की एक सहायक नदी है। जो लूनी नदी है उसकी एक सहायक नदी है, जो एरिनपुरा पाली में एक बांध बनाया गया है। एरिनपुरा पाली में लूनी नदी की सहायक नदी पर, लूनी नदी की सहायक नदी पर एरिनपुरा, कहाँ पर है ये एरिनपुरा, पाली जिले में। एरिनपुरा पाली जिले में है, वहां पर एक बांध बनाया गया है। इसमें 176 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है। 176 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है, जिससे पाली और जालौर जिलों में क्या की जाती है, सिंचाई की। तो ध्यान रखना, जवाई बांध परियोजना जवाई नदी पर है, लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई। उस जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है, पाली जिले के एरिनपुरा नामक स्थान पर इसको स्थापित किया गया है। इससे 176 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है, जो पाली और जालौर जिलों में सिंचाई हेतु क्या उपलब्ध करवाती है, जल उपलब्ध करवाती है। तो ध्यान रखना, जवाई बांध परियोजना। इसके बाद आपकी लास्ट परियोजना आती है पांचना बांध। राजस्थान का एक ही बांध ऐसा है जो मिट्टी का बना हुआ है, और उस बांध का नाम है पांचना बांध, जो करौली जिले में स्थापित है। पांचना बांध किसका बना हुआ है, ये बांध मिट्टी का। मात्र राजस्थान का एक बांध ऐसा है जो मिट्टी का बना हुआ है, उसे पांचना बांध कहते हैं, क्योंकि यहाँ 5 नदियों का संगम कभी होता था। 5 नदियों से मिलकर इस पांचना बांध को बनाया गया था। लेकिन वो जितनी भी नदियाँ थी, किसी समय बहुत बहती थी, लेकिन कहते हैं वर्षा की कमी, अनिश्चितता के कारण या वर्षा की कमी के कारण इन नदियों में पानी क्या हो गया, सूख गया। जिससे क्या हुआ, तो पांचना बांध कहाँ पर है, करौली जिले में। करौली जिले में इस पांचना बांध को बनाया गया है। करौली से 5 किलोमीटर पहले पड़ता है, गुड़ला गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है, गुड़ला। गुड़ला गांव में इस पांचना बांध को बनाया गया है। ये मिट्टी से बना हुआ एक बांध है, जिसमें 5 नदी मिलती थी। 5 नदियां कौन कौन सी थी, बरखेड़ा की नदी, भद्रावती नदी, भैंसावट की नदी, माची नदी, भद्रावती, बरखेड़ा, माची। भद्रावती नदी है, बरखेड़ा नदी है, माची नदी है, इसके अलावा भैंसावट है और अटा है। इन 5 नदियों से मिलकर कौन सा बांध बना था, पांचना बांध। इसीलिए इसका नाम पांचना बांध रखा है, क्योंकि 5 नदियों से मिलकर बना है, मिट्टी का बना हुआ है, करौली जिले में स्थापित है। करौली जिले से पहले गांव पड़ता है 5 किलोमीटर पहले, जिसका नाम है गुड़ला गांव। गुड़ला गांव में ये पांचना बांध बनाया गया है। इसमें 5 नदियों का संगम होता था, भद्रावती, बरखेड़ा, माची, भैंसावट और अटा। इन 5 नदियों के संगम पर ही पांचना बांध को बनाया गया है, जिससे टोड़ा भीम है, गंगापुर है, हिंडौन है, आदि क्षेत्रों को सिंचाई के लिए क्या हुआ, जल उपलब्ध हुआ। हिंडौन है, गंगापुर है, टोड़ा भीम है, आदि क्षेत्रों को सिंचाई, सिंचित क्षेत्र या सिंचाई के लिए क्या हुआ, जल उपलब्ध हुआ। जल की क्या हुई, आपूर्ति हुई। तो ये है बेटा अपनी राजस्थान की अन्न जल परियोजना। विश्वास है आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, किस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है और कौन से क्षेत्र को इससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।